नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। और आप आज हमारा विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं लाइव डिबेट और हमारे साथ में जुड़े हैं डॉक्टर प्रणय तिवारी। मास्क फेल हो गया, सैनिटाइजर फेल हो गया, सोशल डिस्टेंस फेल हो गया, लॉकडाउन भी फेल हो गया, सरकार फेल हो गई, पुलिस प्रशासन फेल हो गया, सरकारी सिस्टम भी फेल हो गया। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे साथ डिबेट में हमारे साथ डॉक्टर प्रणय तिवारी आज मौजूद हैं, जिनसे हम बहुत सारे सवाल करेंगे और एक एक करके उनसे उनका जवाब भी हम लेंगे। डॉक्टर प्रणय तिवारी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव डिबेट में। जी धन्यवाद, नमस्कार। देश त्राही त्राही कर रहा है, सरकारी हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल सभी फेल हो चुके हैं। आखिर कोरोना की रफ्तार कब थमेगी? देखिए, जहाँ तक अभी के जो आंकड़े आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं और वर्तमान में जैसे हम लोग जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं और देख रहे हैं कि मरीजों की जो कतारें हैं वो लगातार लगती ही जा रही हैं और जो शासन और प्रशासन का जो रवैया सामने देखने को मिल रहा है, उसमें कहीं न कहीं कमी इनकी इस स्थान पर जाती है कि जो इनके पास में जो स्टाफ है, जो इन्होंने कमेटियाँ बनाई हुई हैं, उन कमेटियों के पास में पूरी तरह से जानकारियाँ नहीं है, मीन्स टू से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है इनके पास में। और रेमडेसिविर के इंजेक्शन हो गए या चाहे इनका जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस हो गया, जिसमें टाइम-टाइम पर हर जगह से, हर न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमने डायरेक्ट भी देखे हैं, कई जिलों में भी देखे हैं कि कहीं किसी को इंजेक्शन लगे हैं, किसी को टीकाकरण किया गया है, किसी को नहीं किया गया है, किसी की केवल सुई डाल करके ही निकाल ली गई है। वास्तव में ये चीज़ें सत्य हैं और वो मैंने अपनी आँखों से भी देखी हैं ऐसी चीज़ें। और अगर इसी तरह की प्रोसेस बनी रही और जहाँ तक उसकी जो किट की बात है, जो कोरोना टेस्ट की किट आती है, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ 20 बार टेस्ट करेंगे, 20 तरह की रिपोर्ट आती है। एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव। इधर डीएमएलटी होता है, चाहे वो डीएमएलटी हो, ये जो लैब टेक्नीशियन है, ये भी जो कहेंगे कि आप एक बार यहाँ पर करवाइए, थोड़ा हल्का-सा जो है तो इसमें परसेंटेज कम हुआ है और आगे जो है आप अगर आरटी-पीसीआर करवाएँगे तो उसमें वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तमाम जो इनकी बात करने की शैलियाँ हैं, कन्वर्सेशन स्टाइल है इनका, मेडिकल लैंग्वेज जो है, वो भी शंकास्पद लगती है। तो इस तरह में तो हमें यही दिख रहा है कि आगे चल कर के कोरोना की रफ्तार कम होगी या नहीं होगी, क्योंकि जैसा कि आपने कहा सारी चीज़ें फ़ेल हो रही हैं, वाक़ई में ही फ़ेल हो रही हैं। यहाँ पर मास्क, सैनिटाइज़र और यहाँ तक कि रेमडेसिविर के इंजेक्शंस नमक और ग्लूकोज़ के घोल से बना करके नकली सप्लाई डाल देना और सामान्य सर्दी-खाँसी को भी कोरोना घोषित कर देना, हर पोज़ीशन में उसको कोरोना ही बना देना। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कहीं पर कोई निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि रफ्तार कब थमेगी। डॉक्टर प्रणय तिवारी साहब, आपकी आवाज जो है बहुत ही अनकम्प्लीट आ रही है और मुझे लगता है नेट प्रॉब्लम के कारण ऐसा हो रहा है। जिससे जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी सुनने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी कि आवाज आपकी बिल्कुल साफ नहीं जा पा रही है। तो अच्छा, मेरा अच्छा। सवाल एक जो है आपसे ये है। जी हाँ, अभी भी आपकी आवाज साफ क्लियर नहीं आपकी आ रही है। हाँ, हाँ। पिछले वर्ष की बजाय इस वर्ष जो कोविड है वो इतना खतरनाक क्यों है? इतना ज्यादा भयावह क्यों है? हुँ। बहुत ही तरीके का प्रश्न आपने किया है और भयावह स्थितियाँ हुई नहीं हैं, भयावह स्थितियाँ अपने आप बनती गई हैं, क्योंकि बीच जी, में जो पोज़ीशन आई थी, जो पिछले बार जो पोज़ीशन आई है कोरोना की और इस बार की जो पोज़ीशन आई है, इसके बीच जी, में कहीं न कहीं ऐसा हो गया है कि वो ये चीज़ को अनदेखा कर गए हैं, इसको इग्नोर कर दिया है इन्होंने।
इग्नोर कर दिया कि बीच में कोरोना हो सकता है कि अब नहीं लौटेगा। और इस बार जो कोरोना की जो पॉलीमर चेन रिएक्शन सिस्टम जो उसका आया, वो हवा में होकर के और भी ज़्यादा घातक हुआ। लोग एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में आना चालू हो गए और जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रही हैं, इम्प्लीमेंटेशंस मेडिकल का जो क्रियान्वयन सिस्टम रहा है, वो भी जी। लूज़ पड़ गया और उसके लूज़ पड़ने के कारण बीच में उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया उस ओर कि कौन किसके कॉन्टैक्ट में आ रहा है। मतलब उसको कोरोना ना कह करके कोरोना को एक टाइम से बाँध दिया कि ये महीना कोरोना का आएगा, तो ये कोरोना का जी। टाइम रहेगा सो चला जाएगा। तो इस तरह से उनके उपेक्षा करने के कारण, अवॉइड करने के कारण इतना भयावह रूप ये लिया है। अच्छा, ये जो कोविड है, इसके लिए आप सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार किसे मानते हैं? चुनावी रैलियों को या फिर जो धार्मिक प्रोग्राम हुए हैं, जैसे कुंभ का मेला, उसे मानते हैं? या फिर जो विदेश से आवागमन जो होता रहा है लगातार, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इज़राइल यूएसए लंदन, तो या उसे आप मानते हैं कि वो लोग वहाँ से आने के बाद में क्वारंटीन 14 दिन के लिए नहीं किए गए और वो लोग पब्लिक के बीच में आते-जाते रहे हैं और जिससे ज़्यादा ये जो स्ट्रेन जो नया आया है, वो बाहर से आया है? देखिए, जितने भी बिंदु आपने रखे हैं समक्ष, इनमें से थोड़े-थोड़े बिंदु सभी सभी के जो है तो इसमें विचारणीय है। बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं ये, कि जो जी। चुनावी सभाओं को संबोधित किया गया, उसके बीच में भी कई पेशेंट ऐसे रहे हैं, जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित रहे हैं। चाहे वो भले ही उनका परसेंटेज कम रहा हो, लेकिन कहीं न कहीं पर वो अवश्य ही ये हम नहीं कहते हैं, मेडिकल साइंस कहता है कि अगर ये जी। सिस्टम चल रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में कोरोना हो और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कोरोना ना हो। आवागमन लगातार होते रहे हैं और चुनावी रैलियाँ भी होती रही हैं। फिर इसके लिए ज़िम्मेदार हम मानते हैं शासन प्रशासन के उस तंत्र को, जिसे हम मेडिकल सिस्टम कहते हैं, कि उसको एक मिनिस्ट्री हेल्थ मिनिस्ट्री दे दी, उनको ये दे दिया, मेडिकल के पूरे सिस्टम दे दिए और उसके बाद में जो एजेंसीज़ हो गई, मेडिकल की एजेंसीज़ हो गई, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ हो गई, मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हो गई, इन सभी जी। ने शासन के पैसों का भी दुरुपयोग किया और उसके अलावा इन्होंने जो है तो ब्लैक मनी कलेक्ट करने में ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों ने अपना कंसंट्रेशन उधर पेट किया। उसकी वजह से जो है तो ये और भयावह रूप लेता गया और ये इस प्रकार से फैल गया। इसमें ज़िम्मेदार हम हेल्थ मिनिस्ट्री, हेल्थ सिस्टम, मेडिकल सिस्टम की लापरवाही, मेडिकल सिस्टम की सुस्ती और उस पर लगातार निगरानी का कीन ऑब्जर्वेशन का ना हो पाना, इसको मानते हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, हालाँकि हम सब जानते हैं मास्क भी फेल है, सैनिटाइज़र भी फेल है, हैंड वॉश भी फेल है, लॉकडाउन हो या कर्फ्यू हो, हर तरीके से पूरी तरीके से पूरा सिस्टम फेल रहा है। लेकिन जी, जी। मास्क और डबल मास्क से कितना बचाव है? जी। मास्क और चाहे डबल मास्क लगाएँ, हम सीधी-सी बात करते हैं कि हमारे में जो वीसी होता है, वाइटल कैपेसिटी होती है, जिसे वीसी कहा जी। जाता है और जी। जो ब्रोंकल सिस्टम होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, इम्यूनोलॉजी होती है, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो जी। इनके लिए जो है तो हमारे कंप्लीट साँस को लेने के लिए हमको कंप्लीट स्पेस की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम कहते हैं कि जैसे योगा या प्राणायाम करते हैं, तो साँस जितनी ज़्यादा हम खींचते हैं, तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। अगर जी। हम मास्क लगा रहे हैं, तो हमें पहली बात ये थ्योरी नहीं समझ में आ रही है कि पहली बात तो ये होना चाहिए कि मास्क जी। कहाँ पर लगाएँ और कहाँ पर ना लगाएँ। हर जगह पर मास्क लगाना भी उचित नहीं है क्योंकि हम स्वयं भी जानते हैं कि हमारी नासिका का खुला होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत हमारी आवश्यक। वीसी उससे प्रभावित नहीं होगी। जो हमारा ओके। ब्रोंकियल सिस्टम है, जो हमारा जी। इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम है और जो हमारा जी। ये इन्हेलेशन, एक्सहर्शन का जो सिस्टम है, ये भी बिल्कुल सही रहेगा और ये मास्क लगाने से हम केवल डस्ट को रोक पाएँगे, वायरस को रोक पाएँगे, लेकिन
ये इससे हमारा दूसरा घाटा ये और खतरा ये होता है कि जो हमारा ऑक्सीजन की एक रेट होती है, ऑक्सीजन लेने की एक रेट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की एक रेट होती है, उसके बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आता है। तो इससे जी, कंजेशन ऑफ लंग्स की प्रॉब्लम पैदा होती है। तो इस पर हम मास्क को बहुत ज़्यादा हम सेफ तो नहीं मानते हैं। ये हमारा ये व्यक्तिगत अनुभव रहा है। और चाहे वो जी, डबल मास्क लगाएं, ट्रिपल मास्क लगाएं, इससे जी, हमारे लंग्स को पिचकने में, फूलने में अगर साधारण भाषा में प्रयोग करें तो पिचकना और फूलना, बस इसमें बहुत जी। ज़्यादा दिक्कत आने लगती है। तो मास्क की अच्छा जगह एक पर हम हमने जी, शील्ड लगा सकते हैं। जी। जो शील्ड आती हैं, उन शील्ड का जी, प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ। शील्ड का प्रयोग कर सकते हैं, ओके। जी हाँ। एक्चुअली हमने सभी पर ये तो इल्ज़ाम लगा दिया, चाहे वो सरकारी सिस्टम रहा हो या फिर हॉस्पिटल रहे हों या डॉक्टर रहे हों या फिर उनसे जो हमें कोविड की जो गाइडलाइन जो थी, उस पर भी हमने सवाल उठाए। हमने डब्ल्यूएचओ को जो है छोड़ के रखा था, हालाँकि डब्ल्यूएचओ को कुछ सवाल थे कि डब्ल्यूएचओ को आप कितना ज़िम्मेदार मानते हैं? या फिर डब्ल्यूएचओ पिछली बार भी कन्फ्यूज़ था और इस बार भी कन्फ्यूज़ है? आप क्या मानते हैं? देखिए, डब्ल्यूएचओ ने अपनी भूमिका का निर्वहन पूर्ण रूप से किया है। और जी, डब्ल्यूएचओ इसमें कहीं न कहीं पर अगर असफल रहा है तो उसके जो वर्किंग हैंड रहे हैं, जो उनके इन्फॉर्मेशन सिस्टम रहे हैं, उनकी जी, इन्फॉर्मेशन सिस्टम में हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं पर डिस्टर्बेंस आती-जाती रही है, हो ही जाता है कि वो जी, कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं कि कहाँ पर एक्चुअल कंडीशन कहाँ पर जा रही है। और जी, जैसे हम कहेंगे कि अभी कोई एक बीमारी चल रही है, उसके बीच में अचानक ऐसा होता है कि कोई दूसरी बीमारी अटैक कर देती है, तो दिमाग वहाँ से घूम करके दूसरी ओर भी चला जाता है। कोरोना का जी, टाइम चल रहा है 99% में, अब 1 पॉइंट में आ गया आपका ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम अब आनी चालू हो गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर से ब्लैक फंगस की नई प्रॉब्लम आकर के खड़ी हो गई सबके सामने। अब जी, डब्ल्यूएचओ का भी दिमाग इस तरफ भी चला गया। अब थोड़ा-सा जी, दिमाग वहाँ से हट गया। अब जी, जो दिमाग का जो डाइवर्शन है इधर-उधर हो जाना, तो डब्ल्यूएचओ अगर अपने वर्किंग हैंड बढ़ा दे और अपनी मेडिकल जी। की टीम बढ़ा दे, स्पेशलिटी टीम उसमें गठित कर दे, तो इस प्रॉब्लम से निजात पाया जा सकता है और मतलब आप उस मानते पर हैं कि एक डब्ल्यूएचओ का भी सिस्टमैटिक काम कहीं न किया जा कहीं सकता है। मतलब आप मानते हैं कि डब्ल्यूएचओ का भी कहीं न कहीं फेलियर है। हाँ, जी थोड़ा ही हाँ, सही, कहीं लेकिन न है। कहीं पर तो है, जी। क्योंकि जिनके अच्छा ऊपर जो निर्णय लेने की क्षमता होती है, जी, वो डिसीजन लेने में और मेडिकल का डिसीजन लेना एक वीवीआईपी पॉइंट कहलाता है। जो जी, मेडिकल का डिसीजन है, उसमें लाइफ एंड डेथ बस हो गया, 1 जी, सेकंड का फ़र्क है। जी। अच्छा जो कुछ इसलिए लोग उनको फैसला तरीके से लेना चाहिए। जी, जी। कुछ लोगों का सवाल ये है कि अगर मैं पॉज़िटिव आ गया, तो हमें आइसोलेट कब तक रहना चाहिए और फिर हमें हॉस्पिटल में कब एडमिट होना चाहिए? देखिए, जी, इसमें 2 कंडीशन होती हैं, एक होता है जो वोकैब्युलरी जो अभी बनाए गए हैं, जो शब्दकोश बनाए गए हैं अभी के, कि जी, होम आइसोलेट हो जाइए, हॉस्पिटल जी, आइसोलेट हो जाइए। आइसोलेशन जी, का वैसे मतलब होता है कि जी। आप किसी नर्स की कस्टडी में, किसी मेडिकल असिस्टेंट की कस्टडी देख-रेख में। में आप रहें। हाँ? जी, और उसका मतलब उसकी मतलब है देख-रेख में रहे। आइसोलेशन। अब चूँकि बेड की कमी है, कहीं पर हॉस्पिटल्स नहीं है, वहाँ पर स्टाफ नहीं है, उस समस्या से जी, टेंशन हटाने के लिए ये कह देते हैं घर में ही आइसोलेट कर दो इनको। हॉस्पिटल में कहाँ तक हम करेंगे? जी, हॉस्पिटल में भारत की विभिन्न कंपनियों जी, से जो मेडिसिन्स आती हैं, वो मेडिसिन्स ला कर के वो रख देते हैं और उसके बाद में अब उनको भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इतनी सारी दवाइयाँ की कैसे देंगे? दवाइयों की कंपनियाँ जो फार्मेसी की कंपनियाँ हैं, वो भी पचासों तरह की हैं, कि लिखा हुआ है 500 एमजी जी, पैरासिटामोल, बट उसमें रहता है 200 एमजी पैरासिटामोल। ये सत्यता है एक। ठीक है। और तो उन्हीं सिस्टम को ये तो इसके गलत लिए क्या काटने के करना लिए चाहिए? कहते हैं कि कर होम आइसोलेट हो जाइए। नहीं, अगर जी ऐसा हाँ। कुछ है तो इसके लिए क्या आप बताएँगे कि कैसे पता लगे कि नहीं ये 500 एमजी की ही है, 200 एमजी की नहीं है? तो ऐसे कैसे पता करें? जी हाँ, पब्लिक जी कैसे हाँ, जी पता हाँ। करे?
जी हाँ, जी, मैं बताता हूँ कैसे पब्लिक पता चल चल करे कि जो जी, पैरासिटामोल आती हैं, जैसे लिखा हुआ है 500 एमजी। 500 एमजी ठीक का है, एक विशेष रोल होता है कि वो तेज़ी से पसीना देना चालू करती है और पसीना देने के ओके, बाद में टेम्परेचर को ठंडा करना चालू करती है। लेकिन उसका टाइम ठीक है, होता है 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट बस, मैक्सिमम 15 जी, मिनट। अरे 15 ठीक मिनट है, के अंतराल के बाद भी अगर बॉडी का टेम्परेचर उतना ही है और वो नहीं घट जी, रहा है, यानी मान के जी, चलिए कि उसमें एमजी कम है, फिर उसको जी, डबल डोज कहते हैं, उसको डबल डोज ले लीजिए। तो डबल डोज हम कहते हैं उसको डबल टैबलेट लेने के बाद में यानी कि करीब 1000 एमजी लेने के बाद में क्यों टेम्परेचर डाउन हो जाता है जी, और टेम्परेचर 500 एमजी में ही डाउन हो जाना चाहिए। जी। अच्छा, देश के तो अंदर इस तरह तमाम से वैक्सीन आई हैं, कुछ निजी संस्थानों ने भी की हैं और कुछ को सरकार की तरफ से भी जो है अनुमति मिली है, उन्होंने लॉन्च भी किया है। जी हाँ। अभी स्पुतनिक भी आ रही है बाहर से। तो सबसे बेहतर वैक्सीन कौन-सी है? अब देखिए वैक्सीनेशन के मामले में तो इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि हम जो चारों तरफ से कहा जा रहा है, उन चीज़ों को सुन रहे हैं, उन चीज़ों को बोल रहे हैं, किसी को हम समझा भी नहीं सकते हैं कि वैक्सीन लगने से इम्यूनिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इसको लगाने से लाभ होगा कि नहीं होगा। क्योंकि मैंने जी, स्वयं ही ऐसे कई पेशेंट स्टैंड किए हैं जिनको वैक्सीन लगने के बाद में उनको कॉम्प्लिकेशंस हो गए। जी, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टाइफाइड हो गया, कॉम्प्लिकेशन जी, ऑफ फीवर्स हो गए उनको, यानी कि जी। जटिलताएँ बढ़ती गईं, उनको सर्दी नहीं, खाँसी, लेकिन ये तो इसिनोफिलिया सरकार ने होने भी लग गया। एडवाइजरी एक जारी की है ना कोविड में कि अगर आप इसके वैक्सीन लगवाने के बाद में आपको फीवर आ सकता है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं उन्होंने बता दिया कि ये 4-6 दिन तक रहती हैं, तो जी, इसमें तो जी, जी, कोई जी, नई जी। बात नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पर मैं एक चीज़ ये बतलाना चाहूँगा कि जी, इन्होंने वैक्सीन जारी कर दी है, जी, सब कुछ बतना दिया है, लेकिन ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी चिकित्सा पद्धतियों में हर चीज़ का जी, एक परहेज़ बताया गया है कि जी, इस वैक्सीन को कैसे लगवाना है, खाली पेट आएँ, क्या खा कर जी, के आएँ या फिर जी, लगाने के पहले जो है उसको बीपी तो नहीं रहा, शुगर तो नहीं रहा, उस पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेना, ये सारी जी, चीज़ें जो है उसमें शामिल की गई हैं कि पहले जी, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री पूरी ले लीजिए, उसके बाद ही जी, उसको बाय द वे अगर उसको डायबिटीज़ या हाई बीपी वगैरह की प्रॉब्लम होने पाई और वो वैक्सीन लगी, तो हो जी, सकता है कि उसकी डेथ भी हो जाए। तो जी। और उस इसलिए उसको पहले जान लेना ज़रूरी होता है कि उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है पेशेंट की, जब जो कि नहीं किया जा रहा है। इस समय अच्छा, नहीं किया आयुष जा रहा है, ये मंत्रालय कई ने जगह भी नहीं किया जा रहा है। जी, आयुष मंत्रालय ने भी बाबा रामदेव जी की जो कोरोनिल थी, उसको जी हरी हाँ। झंडी दी। हालाँकि बाद में पहले विवादित रही, लेकिन उसके बाद में हरी झंडी दी उन्होंने। तो आप उसे कितना कारगर मानते हैं? कितना सही है वो लोगों के लिए? देखिए उनका जो ये है हमारे आयुर्वेद में जो आयुर्वेद सार संग्रह है, जी, आयुर्वेद सार संग्रह से निकली हुई इन्हीं की दवाइयाँ हैं। वही भैषज रत्नावली है, वही चरक संहिता है, वही आयुर्वेद सार संग्रह है। उसी से इन्होंने मिला करके कोरोनिल का जो पैक बनाया हुआ है, षडबिंदु जी, तेल वैद्यनाथ का आता रहा है, गिलोय सत्व आता रहा है और गिलोय का गुण होता है कि ये सर्दी, खाँसी, बुखार, फेफड़े और ये गले का सिस्टम, ब्रोंकाइटिस जिसको हम कहते हैं, अस्थमा जिसको कहते हैं। जी, सामान्य सर्दी, खाँसी, बुखार से ज़्यादा ये जी। कुछ नहीं है। जबकि इसके तोड़ अब में जो बेहतर काम करेंगे, वो आपका है वही चीज़। लेकिन जैसे मतलब जो श्वास उद्धार आप रस हो आपके गया, कहने गिलोय का ये सत्व हो मतलब है गया। कि जितना झोला छाप डॉक्टर जितना सही कर सकते हैं, एक पेशेंट को, उतना ही ये दवाई सही कर सकती है। बिल्कुल उतना ही कर सकती है, उसका बहुत ज़्यादा कोई रिज़ल्ट नहीं है। अच्छा, मैंने मतलब बहुत सीरियस प्रयोग होने किया, पर उसको अभी भी डॉक्टर मेरे के पास पास में रखी हुई है, जी। अभी भी अच्छा, रखी ये हुई है। खत्म कब होगा? आप लोग इस पर रिसर्च करते आ रहे हैं 1 साल से, 1.5 साल से, और मैं लगातार देखता आ रहा हूँ कि आप जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप मरीजों को भी देख रहे हैं और नए स्ट्रेन भी आपके सामने आ रहे हैं, आप दवाई भी दे रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं आपके सामने ही। और ये खत्म कब होगा? आपको क्या उम्मीद है और कैसे ये खत्म किया जा सकता है? देखिए, इसमें जो रेट कैलकुलेट की जा रही है, जो डेथ रेट कैलकुलेट की जा रही है, कुछ को बहुत पहले से बीपी की प्रॉब्लम रही है,
कुछ को बहुत जी, पहले से इंसोम्निया अनिद्रा की समस्या रही है, कुछ को बेचैनी की समस्या रही है, कुछ तो दहशत जी, के मारे मर रहे हैं, वो भी हम स्वीकार कर रहे हैं। बहती हुई जी, लाशें, गंगा के किनारे लहती हुई लाशें, दफनाई जी, जाने वाली लाशें, उनकी सीन को कोई देख लेता है हमारे न्यूज़ चैनलों में, तो हम तो पहले एडवाइस यही करेंगे कि जिनको इंसोम्निया या बीपी की प्रॉब्लम है, वो जी, ना बैठे टेलीविज़न के सामने तो ज़्यादा बेहतर है। अन्यथा जी। उनको दहशत के मारे उनके साथ क्या हो सकता है हम नहीं जानते। हम और सबसे फिर उसके ज़्यादा जो खतरा है, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा खतरा किसे है? डायबिटीज़ वालों को है या किसे है? सबसे ज़्यादा जो खतरा है कोविड का वो किन लोगों को है? देखिए, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो चुकी है सबसे ज़्यादा नहीं, उनको इम्यूनिटी खतरा है। इम्यूनिटी तो हम समझते हैं, इम्यूनिटी तो आज के दौर में हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हर चीज़ समझते हैं आप। हाँ, लेकिन हम देखिए बीमारी जैसे के बारे में आपका जानना डायबिटीज़ चाह हो रहे हैं। गया, जी, आपकी डायबिटीज़ हो गई, डायबिटीज़ से क्या जी, होता है कि आपके डब्ल्यूबीसी, आरबीसी दोनों खत्म होने लगते हैं। तो ये जब जी, दोनों खत्म होने लगते हैं तो रोग को रोकने की क्षमता भी शरीर की खत्म होने लगती है। थोड़ी-सी ठंडी पी लिए तो सर्दी हो जी, गई, थोड़ा-सा खट्टा खा लिए, सर्दी हो गई और कुछ को ऐसा जी, रहता है चाहे बर्फ के गोले खाते रहें कुछ नहीं होता उनको। हाँ, जी, तो ये डायबिटीज़ वालों को जिनको 50 तरह के परहेज़ बतलाए जाते हैं कि कच्चा पानी मत पीना, पका पानी पीना, ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत खाओ, नमक कम खाओ, इस तरह का खाओ, उस तरह का खाओ। तो जिनका डाइट चार्ट बना दिया जाता है, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, उ उनको इस तरह का है, जो हाई बीपी के और एंग्ज़ायटी के पेशेंट हैं, तो इनको जो है तो हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खतरा हाई बीपी, हाई कोलेस्टेरॉल और डायबिटिक पेशेंट को है। ये आपने हमारे हर सवाल का बहुत ही बेबाकी से आपने उत्तर दिया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एटीवी के दर्शकों को आप अपनी तरफ से कोविड-19 पर कोई मैसेज देना चाहेंगे? उनके बचाव जी के लिए हाँ। कि उसके संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है? जी, जी हाँ, जी हाँ। मैं केवल कम शब्दों में एक ही ये मैसेज देना चाहूँगा कि जितने भी दर्शक इस शो को देख रहे हैं, अनुभव का लाभ लेना चाह रहे हैं, चाहूँगा कि आप अपने घरों पर जो हज़ारों रुपए की सामग्रियाँ खरीदने में पैसे खर्च करते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर है 2,500-3 हज़ार की एक सैनिटाइज़िंग मशीन पहले खरीद करके रख लीजिए, उससे रेगुलर फॉगिंग करते रहिए और इसको अवॉइड मत करिए, किसी तरह से इसको उपेक्षित मत करिए कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। वाक़ई में जो आंकड़े दिख रहे हैं सामने वो हैं। सर्दी, खाँसी, बुखार ना हो, इसके लिए पुराने ज़माने वाला सिस्टम हटाइए आप कि हम बर्फ खा लिए जब मन चाहा तो कोका कोला पी लिए, जब मन चाहा कोई भी पेय पी लिया हमने, उनको भी नहीं पिएँगे, फ्रिजों को बंद कर दें टोटली, पानी उबाल करके रखें, तांबे के पात्र में पानी पीने का प्रयास करें, गिलोय, सत्तू का चूर्ण और श्वास कुठार रस का जो है चूर्ण और सीतोपलादी चूर्ण और त्रिभुवन कीर्ति रस, इतना जी, घरों में अपने रेगुलर रख लिए। जी, और उनको ज़्यादा कहीं पर दिक्कत होती है, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि कोई दिक्कत जा ही रही है, तो नेचुरोपैथी के और कितने तरीके होंगे, वो हम बताने के लिए आपके एटीवी के माध्यम से हम हमेशा तैयार रहेंगे। जो हमारे जी। नंबरों पर या आपके नंबर पर वो नहीं, बिल्कुल संपर्क हम अगली करके और बार पूछ सकते हैं, दोनों हम हाँ। 24 घंटे तैनात रहेंगे। हम बिल्कुल पब्लिक की मांग पर नेक्स्ट कार्यक्रम चाहेंगे कि एक फोनो कार्यक्रम जो है वो और आज एक बार फिर से आपका जो है धन्यवाद करना चाहूँगा इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए कि लोगों को जानकारी मिली होगी और कल हम फिर नए गेस्ट के साथ नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे और तब तक देखते रहें देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। जय हिंद।